हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमें पढ़ना है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। लास्ट क्लास में हमने वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था, वेक्टर्स को जाना था कि क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती है, वेक्टर किसे कहते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। ये सारी चीज़ें हमने बेसिक जो था वेक्टर का वो हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। आज की क्लास में हमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पढ़ना है। तो सबसे पहले एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ रहे हैं। जो प्रॉपर्टीज हम, जो रूल्स एडिशन ऑफ वेक्टर्स के लिए एप्लीकेबल होंगे वही रूल्स फिर सब्ट्रैक्शन के लिए भी एप्लीकेबल होंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो एडिशन ऑफ वेक्टर, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हमें कुछ स्पेसिफिक रूल्स अप्लाई करने की जरूरत होती है। हम डायरेक्टली दो वेक्टर को ऐड नहीं कर सकते। जैसे सपोज करो एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, या फिर इसको ये ले लेते हैं। तो ए की डायरेक्शन तो है ईस्ट और बी की डायरेक्शन है नॉर्थ। ए का मैग्नीट्यूड है 5, बी का मैग्नीट्यूड है 3। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल अगर 8 लिखते हैं तो उसकी डायरेक्शन क्या लिखें, ईस्ट लिखें या नॉर्थ लिखें। तो यह कंफ्यूजन आ जाता है। इसका मतलब हम डायरेक्टली दो वेक्टर्स को अभी भी ऐड नहीं कर सकते हैं। अगर दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में तब तो हम उनको ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि तब चाहे मैं ए की डायरेक्शन लिखूं या बी की डायरेक्शन, दोनों की सेम है। यहाँ पे ए की डायरेक्शन कुछ और है, बी की डायरेक्शन कुछ और है। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद जो रिजल्ट है उसकी डायरेक्शन में क्या लिखूंगा, ईस्ट लिखूंगा तो नॉर्थ बुरा मान जाएगा, नॉर्थ लिखूंगा तो ईस्ट बुरा मान जाएगा। अब कुछ का आंसर हो सकता है कि सर आप नॉर्थ ईस्ट लिख दो। भाई कैसे लिख दिया जाए, ये 5 है ये 3 है, दोनों का इक्वल अमाउंट तोड़ना है। तो ऐसा भी नहीं लिखा जा सकता कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। उसके पीछे का रीजन आपको समझ में आ रहा होगा। तो जैसे बात करते हैं कि अगर मान लो बारिश है, बारिश गिर रही है ना, बारिश गिर रही है 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नीचे और हवा चल रही है 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो ऐसा तो नहीं है कि इन दोनों के कंबाइन इफेक्ट से बारिश बिल्कुल 45 डिग्री एंगल पे होने लग जाए, ऐसा तो नहीं होता है। क्योंकि बारिश जिस स्पीड से नीचे गिर रही है वो 30 है, ज्यादा इफेक्टिव है, और हवा जिस स्पीड से चल रही है वो 1 मीटर पर सेकंड, तो कम इफेक्टिव है। तो बारिश किसी एंगल पे तो पड़ेगी लेकिन वो 45 में होगा, दोनों के बीच का एंगल नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर मैं दो वेक्टर को क्वांटिटीज को ऐड करता हूँ ना, अगर उनकी डायरेक्शन सेम है तब तो मैं डायरेक्टली ऐड कर लूंगा। अगर उनकी डायरेक्शन सेम नहीं है तो मैं ऐसा नहीं कह सकता कि इनका जो रिजल्ट आएगा उसकी डायरेक्शन दोनों के बीच की डायरेक्शन होगी, ऐसा कहना सही नहीं होगा। तो चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं कि हम अगर इस तरीके से ऐड नहीं कर सकते तो फिर क्या अप्रोच रखें, कैसे ऐड करें। तो दो वेक्टर को ऐड करने के लिए सबसे पहले पढ़ेंगे हम दो रूल पढ़ने आज हमें। सबसे पहला पढ़ रहे हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो ये लॉ क्या कहता है, ट्रायंगल लॉ बहुत सिंपल है कि अगर आपको दो वेक्टर्स को ऐड करना है, जैसे ये है वेक्टर ए प्लस एक वेक्टर बी, दोनों को ऐड करना है, तो ये लॉ कहता है कि जिन दो वेक्टर्स को आपको ऐड करना है ना, उनको किसी ट्रायंगल की दो साइड्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। तो उस ट्रायंगल की जो तीसरी साइड होगी ना, वो अपने आप ही इन दोनों के सम के इक्वल होगी, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। लेकिन देखो किस तरीके से, एक ट्रायंगल के पास तीन साइड्स होती हैं। अगर मुझे कोई दो वेक्टर को ऐड करना है तो मैं ट्रायंगल की दो साइड्स को उन दोनों वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा। लेकिन वो जो दो साइड्स होती है ना, वो कंसेक्यूटिव होनी चाहिए। मतलब कि एक का जहां हेड है दूसरी साइड का वहां टेल होना चाहिए। तो इसे हम बोलते हैं कि कंसेक्यूटिव साइड्स। तो जो ट्रायंगल की तीसरी साइड होगी वो ऑटोमेटिकली इन दोनों के वेक्टर सम के इक्वल हो जाएगी। अब देखो, अगर मैं ए और बी की बात करूं, अगर मैं इनको ए के साथ लिख दूं, ये ए है और ये बी है, तो ये ट्रायंगल की दो कंसेक्यूटिव साइड्स नहीं होंगी। क्योंकि कंसेक्यूटिव साइड्स दो वो होती हैं जिनमें एक के हेड से दूसरे का टेल कनेक्टेड हो। यहाँ पे तो दोनों की टेल एक जगह कनेक्टेड है, हेड अलग अलग जगह। किसी भी वेक्टर का एरो वाला जो पार्ट होता है ऐसे बोलते हैं हेड, और जो बैक वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं टेल। तो दो वेक्टर इस तरीके से रिप्रेजेंट होने चाहिए, इस तरीके से अरेंज किए हुए होने चाहिए कि एक के हेड से दूसरे का टेल कनेक्टेड हो, तो उसे हम ट्रायंगल की दो कंसेक्यूटिव साइड्स बोलेंगे।
तो ट्रायंगल की दो कंसेक्यूटिव साइड्स बनाते हैं, ए को इधर रख दिया, बी को उठा के यहां रख दिया। तो अब देखो जो तीसरी साइड होगी ट्रायंगल की ये हो जाएगी ए प्लस बी के इक्वल ऑटोमेटिकली। मतलब कि इन दोनों का सम जो होगा ना वो इस साइड के इक्वल हो जाएगा। ये वेक्टर आर इस तरीके से। तो ट्रायंगल लॉ कहता है कि अगर आपको कोई दो वेक्टर को ऐड करना है तो उसे किसी ट्रायंगल की दो कंसेक्यूटिव साइड्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। उसकी जो तीसरी साइड होगी वो डायरेक्शन में भी और मैग्नीट्यूड में भी दोनों के सम के इक्वल हो जाएगी। तो देखो ये जो तीसरी साइड है ना इसका मैग्नीट्यूड जो है वो तो इन दोनों के सम के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा और इसकी डायरेक्शन इन दोनों की रिजल्टेंट डायरेक्शन होगी। मतलब ये तीसरी साइड दो चीजें बता रही है, इसकी जितनी लेंथ है वो तो बता रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, और इसकी जो एरो है वो बता रहा है कि उसकी डायरेक्शन क्या है। तो ये ट्रायंगल लॉ का स्टेटमेंट है। मैं बता देता हूँ स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, देन थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स द वेक्टर सम ऑफ बोथ वेक्टर्स। तो ये इसका स्टेटमेंट है। इस तरीके से ट्रायंगल लॉ हमने पढ़ा है दो वेक्टर को ऐड करने के लिए। अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल है वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। तीन वेक्टर हैं, ये प्रूव करके बताना है। प्रूव दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल्स टू 0। ये हमें प्रूव करके बताना है। देखो अगर कोई वेक्टर एक ही जगह से स्टार्ट होते हैं ना, दो या दो से ज्यादा वेक्टर एक ही जगह से स्टार्ट होते हैं तो ऐसे वेक्टर्स को हम बोलते हैं कॉन्करेंट वेक्टर। देखो ए भी ओ से स्टार्ट हो रहा है, बी भी ओ से स्टार्ट हो रहा है, सी भी ओ से, तो इसे हम बोल सकते हैं तीन कॉन्करेंट वेक्टर्स हैं। अब हमें क्या करना है, ये प्रूव करना है। और हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, इस क्वेश्चन से पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा है ये क्वेश्चन उसी पे रिलेटेड हो सकता है, उसी पे बेस्ड हो सकता है। हमने थोड़ी देर पहले ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा है, तो हम कोशिश करते हैं कि इसमें कहीं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का तो कोई कंसेप्ट इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो अगर मैं इनमें से कोई भी दो वेक्टर ले लूं, ए और बी ले लूं, इसे इन ए और बी पे मैं ट्रायंगल लॉ अप्लाई करना चाह रहा हूं। तो देखो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि कोई भी दो वेक्टर्स को किसी ट्रायंगल की दो कंसेक्यूटिव साइड्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। तो मैंने ए को उठाया और यहां रख दिया। देखो वेक्टर की एक प्रॉपर्टी भी होती है, आप किसी भी वेक्टर को कहीं से उठा के कहीं पे रख सकते हो, बशर्ते उसकी लेंथ कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उसकी साइड जो डायरेक्शन है वो कहीं चेंज नहीं होनी चाहिए। तो आप वेक्टर को कहीं से भी उठा के कहीं पे भी रख सकते हो। तो वेक्टर ए को यहाँ से उठा के मैंने यहाँ रख दिया, इसकी लेंथ को भी चेंज नहीं किया मैंने और इसकी डायरेक्शन को भी चेंज नहीं किया। अब बी को मैं यहाँ से उठा के यहाँ रखूंगा। देखो यहाँ नहीं रख सकता क्योंकि कंसेक्यूटिव साइड्स बनानी है तो यही रखना पड़ेगा बी को। तो ये मैंने बी को रख दिया। अब ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, सी को अगर मैं उठा के यहां रखना चाहूं तो देखो ये सी को रख दिया मैंने, वेक्टर सी। अब देखो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स को, दो कंसेक्यूटिव साइड्स को दो वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो तीसरी साइड अपने आप उनके सम के इक्वल हो जाती है। तो देखो जैसे अभी मैंने ए और बी पे लगाया था, ये वेक्टर ए था, वेक्टर बी था, तो वेक्टर सी ए प्लस बी के इक्वल हो गया था। इसी तरीके से अब देखो यहां पे ट्रायंगल लॉ एप्लीकेबल हो सकता है क्या? देखो यहां पे ट्रायंगल लॉ एप्लीकेबल नहीं हो सकता। कैसे? देखो अगर मुझे ए और बी का सम करना है तो जो रिजल्टेंट है ना उसकी टेल ए से स्टार्ट हो रही है और हेड बी पे जाके खत्म हो रहा है, इस तरीके से। मतलब ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं ए को इस तरीके से रखता हूँ, बी को इस तरीके से रखता हूँ, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, दोनों का जो सम जो निकल के आ रहा है वो इन दोनों के बीच में से कहीं से तो जाएगा। तो देखो आर की डायरेक्शन ये हो गई या सी की डायरेक्शन ये हो गई, ए प्लस बी। तो इसी तरीके से अगर मुझे यहाँ पे ट्रायंगल लॉ अप्लाई करना है तो देखो जो रिजल्टेंट है, जो सम बता रहे ए और बी का, देखो वो ए से तो स्टार्ट हो रहा है और बी पे खत्म हो रहा है। तो देखो
यहाँ पे जो C है वो A से स्टार्ट नहीं हो रहा है और B पे खत्म नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे ट्रायंगल लॉ एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा है। तो ट्रायंगल लॉ एप्लीकेबल होने के लिए क्या होना चाहिए था कि यहाँ पे तो इसका टेल और यहाँ पे हेड होना चाहिए था, तब ट्रायंगल लॉ एप्लीकेबल हो सकता था। तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है वेक्टर की, किसी भी वेक्टर को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो वो उसका अपोजिट वेक्टर बन जाता है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर मैं C को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, इसका हेड ऊपर चला जाएगा, टेल नीचे आ जाएगा, इस तरीके से। अब इसमें ट्रायंगल लॉ अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि A और B का सम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जो रिजल्टेंट है वो A से स्टार्ट होना चाहिए, B पे खत्म होना चाहिए, अगर A और B का सम कर रहा हूं तो देखो अप्लाइंग ट्रायंगल लॉ। तो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, कोई भी दो साइड को ट्रायंगल की कंसेक्यूटिव साइड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो तो जो तीसरी साइड है वो इन दोनों के सम के इक्वल हो जाती है। तो A प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा इसके, ये क्या है माइनस के C को भी उधर ले जाओ तो A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन पे बेस्ड। ट्रायंगल लॉ इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ट्रायंगल लॉ में जो हमारे पास रिजल्ट आते हैं ना वो डायग्रामेटिक फॉर्म में आते हैं। हमें ट्रायंगल की तीसरी साइड ये रिजल्टेंट बताती है, ठीक है, एक डायग्राम ही तो है। जैसे मैं मान लो A की वैल्यू 4 है, B की वैल्यू 5 है, तो C की वैल्यू कितनी होगी वो हमें ट्रायंगल में कैलकुलेशन करके फिर कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो ट्रायंगल लॉ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपकी नॉलेज में रहना चाहिए कि हाँ ये रूल एप्लीकेबल होता है वेक्टर्स पे, ठीक है। और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा कैलकुलेशन में काम में आने वाला है, वो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वो ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वही एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है, पैरेललोग्राम लॉ कहता है कि अगर आपको दो वेक्टर का एडिशन करना है, दो वेक्टर का सम कैलकुलेट करना है, तो उन दो वेक्टर को किसी पैरेललोग्राम की दो कॉन्करेंट साइड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। जैसे मुझे वेक्टर A प्लस वेक्टर B इन दोनों का सम करना है, तो मैं क्या करूंगा, एक पैरेललोग्राम लो। पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसकी आमने सामने की साइड्स पैरेलल होती है, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, इस तरीके से। तो ये क्या कहता है कि अगर आपको दो वेक्टर को ऐड करना है तो सिर्फ पैरेललोग्राम की दो कॉन्करेंट साइड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। कॉन्करेंट किसे कहते हैं, जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होती है। तो ये तो हो जाएगा, इसको पहले रब कर देते हैं। देखो A को तो मैं यहां से उठा के यहां रख देता हूं और B को यहां से उठा के यहां रख देता हूं। थोड़ा और अच्छे से रखते हैं। स्पेस खाएगा ये बहुत। तो देखो A और B को मैं लेफ्ट हैंड साइड में रख देता हूँ, तो आगे कितना स्पेस खाएगा ये हमें पता नहीं है। ये भी अब इसको मैंने दो पैरेललोग्राम है उसके दो कॉन्करेंट साइड के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, इसकी बाकी दो साइड्स को भी बना लेते हैं। इस तरीके से ये एक कंप्लीट पैरेललोग्राम तैयार हो गया। इसको O नाम दे देते हैं, इसको A, इसको B और इसको C। अब हमें क्या करना है, C से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो इसको यहाँ पे आके मिले, इसे D नाम देते हैं, ये राइट एंगल। एक डायगोनल बनानी है हमें, ये हो जाएगा R = A + B।
तो देखो पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है, पैरेललोग्राम लॉ कहता है कि अगर आपको कोई दो वेक्टर का सम करना है, ए और बी का सम करना है, तो आप उसे पैरेललोग्राम की कोई दो कॉन्करेंट साइड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, तो उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो उन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा। तो बेसिकली यही चीज तो हमने ट्रायंगल लॉ में पढ़ी थी। ट्रायंगल लॉ में क्या होता था, ए को रखते थे यहाँ पे, बी को उठा के रखते थे यहाँ पे, और आर इन दोनों के सम के इक्वल हो जाता था। अब मैं अगर ऐसी किसी साइड यहाँ बना देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ, तो ये एक पैरेललोग्राम बन गया और ये उसकी डायगोनल बन गई। तो चीजें वही है, बस समझने का तरीका अलग अलग है। यहाँ तो इसे ट्रायंगल लॉ से समझ लो, ट्रायंगल लॉ, या फिर इसको पैरेललोग्राम लॉ से समझ लो। ट्रायंगल लॉ में क्या करते थे, दो जो वेक्टर होते थे वो कंसेक्यूटिव होते थे और उनकी तीसरी साइड उनके सम के इक्वल होती थी। पैरेललोग्राम में क्या होता है, दो कॉन्करेंट होते हैं और इनकी डायगोनल सम के इक्वल होती है, बस इतना सा डिफरेंस है। अब देखो कैलकुलेशंस करनी है। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, दो वेक्टर को जो सम करते हैं ना, तो जो आउटपुट मिलता है उसे हम रिजल्टेंट के नाम से जानते हैं। इसीलिए मैं बार बार इनको आर के फॉर्म में लिख रहा हूँ। जो सम है उसे आर से लिख रहा हूँ। रिजल्टेंट वेक्टर होता है जो सम के, दो वेक्टर को सम करने के बाद जो आंसर आता है, जो आउटपुट आता है, उसे हम बोलते हैं रिजल्टेंट। तो अब मुझे जो रिजल्टेंट है ना, इसका फॉर्मूला बनाना है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसकी डायरेक्शन कितनी होगी। तो इसका मैग्नीट्यूड तो ओ सी के इक्वल हो जाएगा। अब देखो ए और बी के बीच में एंगल थीटा दे रखा है और रिजल्टेंट इसके साथ एंगल बना रहा है एल। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये जो OC की लेंथ है, ये तो मुझे बताएगी कि इनके रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, और एल्फा मुझे बताएगा कि रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या है। अगर मुझे अल्फा पता चल जाए तो मुझे ये पता चल जाएगा ना, ए और बी का जो रिजल्टेंट होगा वो ए से कितना एंगल बना रहा है, तो उस हिसाब से मैं उसकी डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि किस डायरेक्शन पे जाएगा ये। तो अगर मुझे रिजल्टेंट वेक्टर को आइडेंटिफाई करना है तो दो चीजें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, उसका मैग्नीट्यूड कितना है और उसकी डायरेक्शन क्या है। तो मैग्नीट्यूड कितना है ये तो बताएगी हमें ओ से सी की लेंथ, ओ से सी की जो लेंथ है वो मुझे बता देगी कि इन दोनों का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है। और डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, अगर मैं ये अल्फा एंगल निकाल लूं तो ए की डायरेक्शन तो मुझे पता ही है, ए में अल्फा एंगल और जोड़ के एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा तो वो इनकी रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी। तो इस तरीके से इस डेरिवेशन में हमें क्या करना है, ओसी लेंथ कैलकुलेट करनी है, वो हो जाएगी इनके रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के इक्वल, और अल्फा कैलकुलेट करना है वो हो जाएगा इनकी डायरेक्शन के इक्वल। अब देखो अगर मुझे ओ से सी की लेंथ कैलकुलेट करनी है तो इसके लिए देखो मैं क्या कर सकता हूं, इसके लिए सबसे पहले अगर ये b के इक्वल है तो ये भी b के इक्वल हो जाएगी। पैरेललोग्राम लॉ की आमने सामने की साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं, और ये a के इक्वल है तो ये भी a के इक्वल हो जाएगी। तो देखो सबसे पहले अगर मुझे OC चाहिए तो इन ट्रायंगल OCD, ट्रायंगल OCD ले रहा हूं, देखो ये OCD ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो सकती है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, OC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा OD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अब OC क्या है, रिजल्टेंट ही तो है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, तो मैं इसकी जगह R स्क्वायर लिख सकता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे वेक्टर का साइन नहीं लगाया क्योंकि एक मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उससे इसका एरो छीन लिया तो अब उसका केवल मैग्नीट्यूड बच गया। तो यहाँ पे मैंने आर के ऊपर एरो इसलिए नहीं लगाया क्योंकि अभी मैं OC की लेंथ कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, मतलब कि जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, तो वो OC की लेंथ के इक्वल है, तो मैंने OC की जगह R लिख दिया। R के ऊपर वेक्टर का साइन नहीं है, इसका मतलब ये बता रहा है कि ये रिजल्टेंट A और B के जो सम है उसका मैग्नीट्यूड है। अब OD को क्या लिख सकता हूं मैं, OA प्लस AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, इक्वेशन 1। अब देखो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे OA को तो मैं A के फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब AD कितना है और CD कितना है ये मुझे पता लगाना है, तो AD कितना है CD कितना है ये मुझे पता लगाना है। तो फिर से मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ एक, इन ट्रायंगल ACD। अब देखो अगर ये एंगल थीटा है तो करस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी थीटा हो जाएगा,
क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है। अब इन ट्राइंगल एसीडी सबसे पहले साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस ट्राइंगल एसीडी में परपेंडिकुलर कौन है, सीडी, और हाइपोटेनियस एसी। तो सीडी को तो मैं सीडी के इक्वल लिख देता हूं, और हाइपोटेनियस एसी किसके इक्वल है, बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। यहाँ पे देखो जो भी डिस्कशन हो रहा है वो लेंथ का हो रहा है, सीडी एक लेंथ है, एसी एक लेंथ है। तो बी जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड एसी को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैंने एसी की जगह बी लिख दिया, उस पर वेक्टर वाला साइन नहीं लगाया, क्योंकि एसी एक लेंथ है, स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए मैंने बी का केवल मैग्नीट्यूड लिख दिया। तो यहां से सीडी क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा, इक्वेशन 2। इसी तरीके से अब इसमें कोस थीटा निकालते हैं। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इस ट्रायंगल में बेस क्या है, एडी, और हाइपोटेनियस एसी। तो एडी को तो एज इट इज लिख देता हूँ, एसी की जगह क्या लिख सकता हूँ, बी। तो यहाँ से एडी क्या आ जाएगा, अगर मैं एडी को अकेला छोड़ दूं बी उधर चला जाएगा, तो बी कोस थीटा हो जाएगा, इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 2 और 3 की वैल्यू घर में पुट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर प्लस 2OA इंटू ए डी प्लस सी डी का स्क्वायर। ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पहले मैंने यहाँ पुट कर दिया। अब यहाँ पे देखो इक्वेशन 2 और 3 की वैल्यू पुट करते हैं। जहाँ सी डी दिखाई देगा मुझे यहाँ, उसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दूंगा, जहाँ ए डी दिखाई देगा उसकी जगह ये पुट कर दूंगा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखो ओ ए, ओ से ए की लेंथ को मैं ए से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, तो ओ ए की जगह मैं लिख देता हूँ ए स्क्वायर। ए डी का है देखो ये रहा, बी कोस थीटा, बी कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2OA, OA क्या है, ए के इक्वल, तो OA की जगह मैंने लिख दिया ए। एडी किसके इक्वल है, बी कोस थीटा प्लस CD का स्क्वायर, देखो CD कितना है, बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहां आ जाते हैं, तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो गया ए स्क्वायर प्लस, अब देखो बी कोस थीटा का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस, इसको भी एक साथ ही लिख लेते हैं, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस रिमेनिंग क्या बचा, 2AB कोस थीटा। तो देखो बी स्क्वायर यहाँ पे भी कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी कॉमन आ रहा है, तो अगले स्टेप में मैं क्या करूंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कोस थीटा। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, तो आर स्क्वायर बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा। यहाँ आर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा का अंडर रूट। तो जब दो वेक्टर ए और बी को सम कर रहे हैं, तो इन दोनों का सम जो होगा, जो रिजल्टेंट होगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, उसका ये फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा। अब ए और बी की वैल्यूज पुट करके, थीटा की वैल्यू पुट करके आप आंसर निकाल सकते हो। यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि थीटा क्या है, तो थीटा किस किस के बीच का एंगल है, ए और बी के बीच का एंगल है थीटा। तो ये तो था रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला। अब हम बनाएंगे रिजल्टेंट की डायरेक्शन का फॉर्मूला, मतलब कि अब हमें अल्फा फाइंड आउट करना है। तो इसे देते हैं हम इक्वेशन 4। अब अगर मुझे डायरेक्शन पता करनी है तो फिर से मैं ट्रायंगल ले लूंगा। मुझे अल्फा पता करना है तो ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा, इन ट्रायंगल OCD tan अल्फा। tan अल्फा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है CD और बेस क्या है OD। तो CD OD को क्या लिख सकता हूं मैं, OA प्लस AD
तो टेन अल्फा हो जाएगा CD, देखो CD की जगह क्या लिख सकता हूँ, B sin थीटा, OA की जगह A, और AD की जगह क्या लिख सकता हूँ, B cos थीटा। तो ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन का फॉर्मूला, मतलब कि रिजल्टेंट जो होगा, दोनों के सम का जो आउटपुट होगा, रिजल्टेंट होगा, उसकी क्या डायरेक्शन होगी वो हमें पता लग गई। अल्फा किसके साथ एंगल है, ए के साथ, तो ए के साथ इतने एंगल पे आप कोई लाइन खींचोगे तो वो इनके रिजल्टेंट की होगी, क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर के पास दो चीजें हैं ना, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड के लिए ये वाला फॉर्मूला, डायरेक्शन के लिए ये वाला फॉर्मूला। और ये जो डेरिवेशन है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसका डेरिवेशन, इसको अच्छे से समझना, खुद से ट्राई करना, 2 या 3 बार आपको ये अपने से करना पड़ेगा। कई बार आप बीच में अटकोगे, अटकते हो, नोटबुक देखो, फिर से उसको ट्राई करो, और जब 2-3 बार आप देख देख के भी लिख रहे हैं तो चौथी बार जब आप करोगे तो बिना देखे आपसे पूरा का पूरा डेरिवेशन हो जाने वाला है। बस ये चीज ध्यान रखना, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें हमें फॉलो करवानी है। मुझे क्या करना है, सबसे पहले पैरेललोग्राम लॉ को अप्लाई करना है, उसके बाद जो रिजल्टेंट होगा उसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला बनाना है, ओसी लेंथ कितनी है उसका फॉर्मूला बनाना है, फिर अल्फा कितना है उसका फॉर्मूला बनाना है। ये 2 चीजें हैं, इनको देखो समझो, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा कि एक वेक्टर A 4 न्यूटन है ईस्ट डायरेक्शन में, एक वेक्टर B है 2 न्यूटन है नॉर्थ डायरेक्शन में, तो इन दोनों का सम किस डायरेक्शन में होगा और कितना होगा उसके लिए तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी उसके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं, आप इसको अच्छे से सीख लें ताकि फिर आपसे क्वेश्चन हो पाएंगे, वरना आप क्वेश्चन को विजुअलाइज नहीं कर पाओगे। फॉर्मूला तो केवल आप देखो, कोई चाहे तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी रख सकता है कि ये फॉर्मूला है रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का, ये फॉर्मूला है डायरेक्शन का, लेकिन उससे क्या होगा, आप कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को सोल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन को पहले आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा कि वो पूछ क्या रहा है, उसके बाद फिर उसके अकॉर्डिंग आपको जो अपने प्रॉपर्टीज है उनको अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये चीज आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन चीजों को आप पहले अपने कॉपी में प्रैक्टिस करके और इनके डेरिवेशन को समझ लें कि अंदर का कंसेप्ट क्या है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे हमने फाइंड आउट की। तो आज की क्लास के लिए इतना ही है, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस करते हैं। थैंक यू।